बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, दिसंबर का महीना जैसा कि जाना जाता है कि एप्लीकेशंस आने लगते हैं, फॉर्म्स आने लगते हैं, नोटिफिकेशंस आने लगती है और उसकी तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई अब एडमिशन लेना है, बच्चों का एनरोल कराना है, या साथ ही साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो उसके भी नोटिफिकेशन आने लगते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है आने वाले दिन में। तो कई नोटिफिकेशंस आ चुकी है जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बात करने के लिए हर बार की तरह एक बार फिर से आज चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब SM रज़ा सर। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन और स्टूडेंट को सलाम अलैकुम और अगेन वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। और जैसे कि आपने बताया जी दिसंबर का महीना है और जो पेरेंट की ज़िम्मेदारी है उसका बहुत एक अहम मोड़। जी जी पेरेंट को ध्यान रखना है कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम आप देख लें, क्लैट ले लें, निफ्ट ले लें, जेईई मेंस ले लें, नीट ले लें, इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म, स्कूल में एडमिशन के फॉर्म्स भी आप देख लें। आज इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा पेरेंट्स को बताएंगे केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिशन लेते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसे एडमिशन लेते हैं, उसके भी फॉर्म्स दिसंबर के महीने में आते हैं। तो आप इस महीने को बहुत अटेंटिव तरीके से आप लें और सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करें। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी डेट वाइज इंशाल्लाह यहाँ से हम आपको बताएंगे और उसको फॉलो करते हुए आप अपने बच्चों के फॉर्म ज़रूर फिल करें क्योंकि बड़ी अहम जानकारी होगी इंशाल्लाह। जी तो जैसा कि सर ने बताया आज के प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने वाले हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखें सर, केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन की हम लोग बात करें तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में आप इसे बताएं। तो अभी जैसा दिसंबर है तो अभी इसकी एप्लीकेशन कब आएगी? अब देखिए इसमें कि सबसे पहले आप देखें कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया, सारे एयरफोर्स स्टेशन के कैंपस में, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनीज हैं उनके कैंपस में, इसके अलावा मैं समझता हूं कि हर जिले में, और हिंदुस्तान का कोई रेयर ऐसा जिला होगा जहां पे केंद्रीय विद्यालय ना हो। तो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में है। हर डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं कह रहा हूँ एक, लेकिन आपने कहा एयरफोर्स स्टेशन वगैरह, तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में तो ये स्टेशन ऐसा, या जहां जहां एयरफोर्स स्टेशन है वहां तो इनसाइड कैंपस ये होता ही होता है। जहां डिफेंस है, आर्मी कैंटोनमेंट है, वहां पे भी कैंट के अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा बाहर मैं बता रहा हूँ सिविलियन इलाके में भी जितने भी जिले हिंदुस्तान के हैं, हर जिले में 2, 3, 4 आपको केंद्रीय विद्यालय जरूर मिलेंगे जो आउटसाइड एयरफोर्स स्टेशन या आउटसाइड कैंटोनमेंट होंगे। तो बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में केंद्रीय विद्यालय हैं। अब यहाँ पे तादाद जी अब यहाँ पे एडमिशंस का सिलसिला क्या होता है? एडमिशन आप पहली क्लास में भी ले सकते हैं, सेकंड से लेके 8, 9 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 10th के बारे में आपने सुना होगा कि 10th में कहीं एडमिशन नहीं होता। फिर उसके बाद 11th में एडमिशन होते हैं और 11th का एडमिशन आपको पता ही होगा 10 बोर्ड के एग्जाम के बाद होता है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, या वो वहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कहीं है, कहीं मार्क्स के बेस पे भी वो लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब यहाँ पर पहली बात जो मैं पेरेंट के सामने रखना चाहूंगा कि जिनके बच्चे छोटे हैं, पहली क्लास में अगर आपको दाखिला लेना है तो वहां पे कोई एग्जाम नहीं है, वहां पर लॉटरी बेस्ड आपका इनरोलमेंट है। जैसे हमने फॉर्म भर दिया, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, सपोज एक केंद्रीय विद्यालय उसमें पहली क्लास में 50 सीट है और वहां पे 2000 एप्लीकेशन अगर आ गई तो वहां पे फिर लकी ड्रॉ सिस्टम लगाया जाता है। तो ये कुछ नया सुन रहे हैं सर? जी, लकी ड्रॉ सिस्टम दिया जाता है क्योंकि छोटी क्लास में टेस्ट अलाउड नहीं है। तो लेकिन फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना है। तो पहली क्लास में जो है आपका वो लकी ड्रॉ सिस्टम यानी लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। उसके बाद सेकंड से लेके 8 तक वहां पे क्या होता है केंद्रीय विद्यालय में, बेसिकली केंद्रीय विद्यालय बनाया इसलिए गया था कि जो सरकारी दफातर में जो लोग हैं जो उनका ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर जब लेके जाते हैं तो उनको एडमिशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो जो कैटेगरी वाइज जो ये ट्रांसफर होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जो आसपास 5 किलोमीटर रेडियस के दायरे में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को वहां पे प्रायोरिटी दी जाती है। 9th क्लास में डेफिनेटली एंट्रेंस का सहारा लेना पड़ेगा आपको, और 11th क्लास में भी एंट्रेंस भी है और कुछ जगहों पे मार्क्स के बेस पे भी एडमिशन होते हैं। लेकिन मैं यहां से कहूंगा कि आने वाले वक्त में सारे एडमिशन एंट्रेंस के बेस पे मिलेंगे। सर, 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा। एक तो आपने बताया कि ये 5 किलोमीटर के अंदर ही होता है, दायरा होता है। दूसरी चीज आपने बताया कि लॉटरी बेस होता है, ठीक है। अभी जैसे 20,000 लोगों ने भरा, 2000 लोगों ने मान लीजिए कम से कम अप्लाई किया। अब आप बोले लॉटरी उसमें आई है। अभी ये एक सिचुएशन है कि
उसमें प्रेफरेंस भी किसी और को दिया जाएगा, जैसे जो सरकारी नौकरी करते हैं या सिलेबस मतलब जिनके पास बोर्ड का सिलेक्शन नहीं होता इतना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा या फिर सब जनरल है, किसी का कुछ ऐसा कुछ है? पहली क्लास में जनरलिटी है, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड से लेके 8 तक जो कैटेगरी बनती है ट्रांसफर वालों की, उनको प्रायोरिटी जरूर मिलती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, आर्म फोर्सेज में, डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी आपको देनी है। सीबीएसई का पैटर्न फॉलो होगा? पैटर्न सीबीएसई है। जितने भी आपको सेंट्रलाइज स्कूल मिलेंगे, आप जवाहर नवोदय विद्यालय ले लें, केंद्रीय विद्यालय ले लें, सैनिक स्कूल ले लें, सब में सीबीएसई सिलेबस एनसीईआरटी फॉलो होती है। ओके, तो अगर आपका बच्चा कहीं और से आ रहा है और सीबीएसई सिलेबस को फॉलो कर रहा है, तो आप आराम से इस तरह के स्कूल में दाखला दिला सकते हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल है तो फीस के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत मिनिमम 400-450 रुपये पिछले साल का मैं देख रहा था पर मंथ इसकी फीस होती है। सर बताना चाहूंगा नाज़रीन को, जहां हजारों लाखों रुपए फीस अब हो चुके हैं, अगर वहाँ 450 रुपए कुछ नहीं है, किसी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, वो भी इंडिया के बेस्ट स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय जी, तो आपके ये खुश नसीबी होगी और आप खुशकिस्मत हैं, आपका वो बच्चा भी कि जो इसमें पढ़ाई करेगा। तो चलिए, आपने बताया कि फर्स्ट में अभी एंट्रेंस की जरूरत नहीं है और इसकी डेट, और जो 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड या 9th में एडमिशन लेना है तो सबकी डेट एक साथ आ रही है? हाँ, ऑनलाइन देखिए क्या होता है कि क्लास 1 से क्लास 9 तक के एडमिशन की डेट एक साथ आती है। ओके, और जैसे मैंने पीछे अर्ज किया आपसे, 10वीं क्लास में स्कूल एडमिशन नहीं लेता है। हाँ, 11th क्लास की जो एडमिशन की डेट आएगी वो 10th के बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के बाद तो अभी डेट आ चुकी है कि नहीं? हाँ, दिसंबर में आप देखें डेट आ चुकी है और इंशाल्लाह हम लोग स्पेसिफिकली, और अभी एक टेंटेटिव बताया गया कि दिसंबर में सारे फॉर्म निकल रहे हैं। जैसे डेट्स वगैरह यहाँ पे फाइनल होगी इंशाल्लाह हम लोग जरूर स्क्रीन पे हाईलाइट करेंगे और आपको बताएंगे। एक एक चीजें यहाँ से हम आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपने बता दिया, अब नवोदय विद्यालय के बारे में बात करते हैं, उसकी भी डेट क्या है उसके बारे में मैं तो कहता हूँ साजिद साहब, एक अपने आप में नायाब एक कहा जाए, जिसको कहा जाए गौहर मोती आप कह लें, उन पेरेंट के लिए जो चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन देना। तकरीबन 650 नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय इस वक्त ऑल ओवर इंडिया है जी। रेसिडेंशियल स्कूल है यहाँ पे, आप देखें, यानी हॉस्टल की फैसिलिटी कोएड है, केंद्रीय विद्यालय में नहीं है, कोएड है यहाँ पर। और साथ साथ आपको पता ही है सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करता है ये स्कूल। सबसे बड़ी बात, फ्री स्कूलिंग, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग। तो आपको अब क्या चाहिए? यहाँ पर जो एडमिशन है वो 3 तरीके से 3 क्लासेस में होता है। पहला क्लास 6th में आपकी एंट्री हो सकती है। ओके, 6ठी ऑनवर्ड, क्योंकि छोटे बच्चों को हॉस्टल में आप रख नहीं सकते जी, दूर दराज इलाके में। और इस स्कूल को लॉन्च करने के पीछे एक सिंगल मकसद था गवर्नमेंट का कि छोटे कस्बों से टैलेंट को सर्च करके उसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो ये आपको ज़्यादातर छोटे एरिया, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाहर निकल जाएं, छोटे शहरों में ये स्कूल लॉन्च किया जाता है। रेजिडेंशियल स्कूल है और जिस शहर में ये स्कूल होता है उस शहर के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। ओके, तो एक तो अगर आपके शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय है तो डेफिनेटली आपको पता करना चाहिए पहले, क्योंकि आपके लिए वहां पे सीट रिजर्व होती है। 6ठी क्लास में आपको एग्जाम, अब यहाँ पे एंट्रेंस का सहारा लेना पड़ेगा। एंट्रेंस दे के आप 6ठी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और 6ठी से कंटिन्यूड आपका बच्चा 12वीं क्लास तक जाएगा। 5वीं क्लास का बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है? दे सकता है, एकदम देगा, क्योंकि देखें यहाँ पे सीट्स कम है। मैं देख रहा था साजिद साहब, पेरेंट को यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितने अवेयर पेरेंट हैं, यही तो हम लोग इस प्रोग्राम से चाहते हैं कि जो पेरेंट अटेंटिव नहीं है उनको बताएं। मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक 2021-22 के सेशन में 6ठी क्लास के लिए 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें 19.5 लाख बच्चे एग्जाम अपीयर किए और 45,000 सीट से 6ठी क्लास में। ओह, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी है अगर देखा जाए बच्चों की थी। और एक बात और मैं यहाँ से कहना चाहूंगा उन पेरेंट के लिए जो नहीं चाहते हैं, सपोज अगर उनका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, नहीं चाहते हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना, तब भी मैं कह रहा हूँ एंट्रेंस में बिठाएं। ओके, बैठाना जरूरी है, इससे काफी कुछ बच्चा सीखेगा। अब आप बताएं, 19 लाख बच्चों में बच्चा बैठ रहा है, यही तो एंट्रेंस जाके 19 लाख बच्चे से ये 6th क्लास के बता रहा हूँ। 661 स्कूल ऑल ओवर इंडिया में, यही तो कहना चाहता हूँ। इतना तो मेंस और नीट के नहीं आता है। ओके, तो नीट के एग्जाम में भी तकरीबन इतने ही बच्चे बैठते हैं। महसूस करें कि अगर आपने अभी से उस बच्चे को इस तरह के एग्जाम से रूबरू करा दिया तो आगे चल के नीट इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। 19 लाख लोग पूरे इंडिया से, एक मतलब बहुत देखें
बड़ा देखा जाए तो इसका एक्सपोजर मिल सकता है लोगों को। अब 45,000 लगभग उसमें सीट्स हैं। ओके, तो 45,000 सीट्स के लिए आपका बच्चा तो सिर्फ 6 में ही होता है कि उसके बाद भी और कभी हो सकता है? अब अगर 6 में आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो फिर आप 9th में उसको एक बार फिर ट्राई दिला सकते हैं। तो मैं तो बच्चों से कहूंगा, पेरेंट्स से कहूंगा कि अगर आपको वहां नहीं जाना तभी इस एग्जाम को एज अ ओलंपियाड आप कंसीडर करके हमने ओलंपियाड के बारे में भी एक बार बताया है था क्या होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रूबरू हो। और 9th क्लास में फिर आप अपने बच्चे को ट्राई करा सकते हैं। 9th क्लास में भी मैंने स्कूल बताया, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा 9th क्लास में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं। और उसके बाद 11th क्लास के लिए आप ट्राई ले सकते हैं। 11th क्लास का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 10th बोर्ड के एग्जाम के बाद होता है। तो जवाहर रिपीट कर रहा हूँ शेफ भाई, तो जवाहर नवोदय विद्यालय एक बेहतरीन स्कूल हो सकता है अगर आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन आपको देना है बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी बिना फाइनेंशियल बर्डन के। तो उसका भी ये फॉर्म ये दिसंबर में आ जाएगा। दिसंबर में आप तैयार तो रहें, आपको तैयार रहना है और फाइंड आउट करते रहना है अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं। यस, और हम लोग यहाँ से बैठे हुए हैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में किसी तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कभी लगे आपको कि उसमें किस तरह का एग्जाम होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, उसको अगर पूछना है तो हम लोग यहाँ से आपको अवेयर कराने के लिए बैठे हुए हैं। और जैसे ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट आएगी एग्जाम की, इंशाल्लाह चैनल मिल से हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ है, जैसा कि बताया गया कि आज हम लोग नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं, एग्जाम की डेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो दिसंबर के महीने में जिसका फॉर्म आपको भरना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं NIFT की तरफ। 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, एनरोलमेंट होगा, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ गई है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स, सर इससे रिलेटेड 2-3 बार सवाल भी आ चुका है कि NIFT के बारे में बताएं, तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में भी थोड़ा आप इशारा करें। ज़रूर। और देखिए, हिंदुस्तान में 12th के बाद कुछ एग्ज़ाम बड़े पॉपुलर हैं जी। क्लैट के बारे में जिक्र होता है, NDA के बारे में जिक्र होता है, नीट के बारे में जिक्र होता है, JEE मेंस के बारे में जिक्र होता है, और निफ्ट के बारे में जिक्र होता है। तो तकरीबन 16 कैंपसेस इनके हैं और बेहतरीन एक कोर्स है। और निफ्ट, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, कि एक प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है हिंदुस्तान में। और बच्चे जो 12th के बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा कि किस किस तरह के कोर्स हैं, और जिस तरह के कोर्स होंगे उसके स्पेसिफिक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे एक और अर्ज कर दूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, तो अपने बच्चों की एजुकेशन जब डिसकंटिन्यू कर देते हैं वो, तो ओपन स्कूलिंग का सहारा लेते हैं वो। बिल्कुल। तो यहाँ से मैं इशारा आपको करना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा ओपन स्कूलिंग 5वीं क्लास तक कर चुका है तो 6ठी क्लास का एंट्रेंस दिला के आप नवोदय उसको भेज सकते हैं। ओपन स्कूलिंग कराने के बाद अगर आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। और अगर ओपन स्कूल से उसने 12th किया है तो निफ्ट के एग्जाम में भी आप उसको अपीयर करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ओपन स्कूलिंग से उसने कोर्स किया हुआ है, स्कूलिंग की हुई है, तो वो निफ्ट के एग्जाम में बैठ सकता है। वैसे तो शायद तकरीबन सारे एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। ऑलमोस्ट। तो जो बच्चे ओपन स्कूलिंग से पढ़ रहे हैं या जिनके पेरेंट ओपन स्कूलिंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी भी बच्चों को इन्फीरिटी का शिकार मत होने दें। उनको बताएं कि जो रेगुलर स्कूलिंग करने वाले बच्चे हैं, जिस तरह के एग्जाम वो फेस कर सकते हैं, तकरीबन वो एग्जाम आप भी फेस कर सकते हैं। तो सर, ये फैशन डिजाइनिंग का और टेक्नोलॉजी दोनों साथ में, मतलब सुन के अच्छा लग रहा है जी। तो मैं चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, और इसकी डेट क्या, मतलब ये दिसंबर में ही आने वाला है नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। और इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, एक एक डेट आपको बताएंगे, एक एक कोर्स आपको बताएंगे, और साथ साथ फी भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने की फ़ी क्या होगी। और जब एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न भी बताना ज़रूरी है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से उसकी आप तैयारी करें। तो ये सारी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम लोग इंशाल्लाह अभी स्क्रीन पे आपको शो करेंगे। तो ऑल राइट, आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि सर अभी स्क्रीन पर आप तमाम को NIFT की जो नोटिफिकेशन आई है फैशन एंड टेक्नोलॉजी कि उसको आप कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टीवी पर ध्यान से देखें। सर आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे आपने कहा, तो मैं पूरी एक एक डेट यहाँ पे, फॉर्म के निकलने की डेट, फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट, फॉर्म का प्राइस, एग्जामिनेशन की डेट, एग्जामिनेशन का पैटर्न, एग्जामिनेशन का सिलेबस, कोर्सेज कौन कौन से हैं, उसको स्क्रीन पे बारी बारी में शो कर रहा हूँ। निफ्ट 2023 एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन फॉर्म 1 नवंबर 2022 से निकल चुका है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 31 दिसंबर 2022 है। फॉर्म का प्राइस ध्यान रखें,
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हो सकता है, लेकिन यहाँ लेट फ़ी के साथ 5,000 लेट फ़ी के साथ आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो बेहतर है कि लास्ट डेट जो 31 दिसंबर है उसके पहले आप फॉर्म को फिल करें। और करेक्शन विंडो सेकंड वीक ऑफ जनवरी में ओपन होगी। एडमिट कार्ड रिलीज़ होने की डेट थर्ड वीक ऑफ जनवरी होगी। निफ्ट के एग्ज़ाम की डेट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट देखें, 5 फरवरी 2023 ये निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट है। और इसके अलावा जो NRI स्टूडेंट होते हैं, जो सार्क कंट्री के स्टूडेंट होते हैं, वो भी अलग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना इस एग्ज़ाम के लिए। उनके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट 30 अप्रैल 2023 रखी गई है। इस एग्ज़ामिनेशन निफ्ट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन मई 2023 होगा। काउंसलिंग मई जून के महीने में होगी और जुलाई से आपका एकेडमिक कैलेंडर बिगिन हो जाएगा। तो यहाँ मैं रिपीट करना जो ख़ास तौर पे जिस बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर फॉर्म के फिल करने की लास्ट डेट है और निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट 5 फरवरी 2023 है। तो सर ने आप तमाम को टेलीविज़न स्क्रीन पर बताया कि इसकी नोटिफिकेशन क्या है, लेकिन एक सवाल तो बनता है सर कि इसका जो पेपर पैटर्न होगा या इसकी तैयारी कैसे करना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पर आप बताएं। देखिए यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं, खास तौर से ध्यान रखें। एक है बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स, इसमें आपको 12th पास होना है जी। लेकिन बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी अगर आपको करना है, जहाँ टेक्नोलॉजी का वर्ड आ गया, यहाँ पे मैथ्स का होना 12th में ज़रूरी है। तो ये दोनों कोर्स अलग अलग? जी, ये 2 कोर्सेज अलग अलग कोर्स। मुझे ऐसा लगा फैशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों साथ ये में चल रहा है। फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स अलग है और फैशन डिज़ाइनिंग में जो बैचलर इन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो दोनों कोर्स अलग अलग है। लेकिन एग्जामिनेशन एक ही है, एग्जामिनेशन एक ही, एंट्रेंस एग्जाम एक ही होगा। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी जो 12th में आपके सब्जेक्ट हैं उसको मेंशन आप करेंगे ही। वहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस एग्ज़ाम के लिए आप फुलफिल करेंगे उसी टाइप का पेपर आपको मिलेगा। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए आपको 12th पास होना है जी, और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको 12th में आपके पास मैथ्स होनी ही चाहिए। तो ये 2 अलग अलग हैं। और यहाँ पर ये एग्ज़ाम जो होता है निफ्ट का, जैसे नीट में आपने देखा होगा 2 एग्ज़ाम होते हैं। नीट UG अलग होता है जो MBBS के लिए होता है, और नीट PG होता है MD या MS के लिए होता है। यहाँ पर भी निफ्ट आपके लिए UG कोर्सेज अलग हैं और यहाँ पे मास्टर कोर्सेज अलग हैं। तो मास्टर इन डिज़ाइनिंग का जो एग्ज़ाम आपको देना होगा अगर, तो उसमें बैचलर इन डिज़ाइनिंग आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी अगर आपको करना है तो उसके लिए बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा। तो 12th अगर विदाउट मैथ्स है तो बैचलर इन डिज़ाइनिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उसका, और विद मैथ्स है तो बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फॉर्म आप फिल करेंगे। तो आर्ट्स कॉमर्स के लिए भी कुछ ऑप्शन है इसमें जाने के लिए? बैचलर इन डिज़ाइनिंग आप ले लें, डिज़ाइनिंग जा सकते हैं आप। तो कॉमर्स में तो मैथ्स रहती है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं? जा सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स है तो आपके लिए उधर भी एक फील्ड ओपन है। अगर मैथ्स होने के बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि डिजाइनिंग के कोर्स में जाते हैं, कैन गो। नहीं, जैसे साइंस अगर हम लेते हैं उसमें बायो नहीं लेते तो उसमें मैथ्स रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जी। और जो कॉमर्स पढ़ते हैं जी, उसमें तो इसका रोल इतना होता नहीं है। लेकिन मैं सारे जो पढ़ाई होती है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही होती है, राइट। तो फिर वो उसमें अप्लाई कर सकता है। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के कोर्स में आप यहाँ ध्यान रखें कि वहाँ पे मैथ्स आपकी 12th में कंपलसरी है। ये आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। तो डिजाइनिंग वाले कोर्स में मैथ्स विदाउट मैथ्स दोनों बच्चे जा सकते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के कोर्स में जाना आपको तो मैथ्स होना 12th में एसेंशियल है। तो साइंस वाले बच्चे ज्यादातर उस तरफ निकलते हैं। दोनों में से कौन सा बेटर है सर? मेरे ख्याल से देखिए, टेक्नोलॉजी अगर साइंस आपकी है तो वो भी कोर्स अच्छा है। वैसे निफ्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे IIT से कैंपस सिलेक्शन 100% जी 100% का कैंपस सिलेक्शन होता है, उसी तरह से निफ्ट्स जो 16 कैंपसेस हैं ऑल ओवर इंडिया, कैंपस सिलेक्शन होता है। बेहतरीन जॉब आपको मिलती है। कोर्स कोई भी करें, सिलेक्शन का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। कैंपस सिलेक्शन होगा और प्लस अच्छी कंपनी में आपको जॉब भी मिलेगी, अच्छा पे स्केल भी आपका होगा जी। सर एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि उसको आप बता दें। कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ उसके जवाब आप जरूर लें इंशाल्लाह, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ मिर्ज़ा माज बेग। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। आई एम द स्टूडेंट ऑफ MSc मैथमेटिक्स फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड हाउ कैन आई मेक अ करियर इन CA आफ्टर MSc? इज़ BCom necessary for CA? Is doing CA after MSc is good or not? Please give your suggestion for this to make my career strong and bright. I will be waiting for your answer. Inshallah your future will be bright. सर की एडवाइस आप फॉलो करिए। जी सर। मैं तो ये जानता हूँ कि मैथ्स के स्टूडेंट के लिए करियर में ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है। ओके। तो अगर आपने अभी MSc किया है तो आप तो सबसे पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि B.Ed करके बेहतरीन मैथ्स का टीचर आप बन सकते हैं, साजिद साहब। ओके। पहला ऑप्शन तो जी।
गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, MCA की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ आप जा सकते हैं, बैंक PO की तरफ आप जा सकते हैं। जहाँ तक CA की आपने बात की है तो डेफिनेटली CA की तरफ भी आप जा सकते हैं, MSc मैथमेटिक्स जा सकते हैं, CA की तरफ भी आप जा सकते हैं। CA में कोई स्पेसिफिक आपके लिए, या डेफिनेटली जैसे आपने सुना होगा, हम लोगों ने प्रोग्राम किया होगा CA फाउंडेशन का, CPT का हम लोगों ने जिक्र किया होगा। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से हो, वहाँ पे कोई स्ट्रीम की बाउंडेशन नहीं है, आप CPT दे करके उसके बाद इंटरमीडिएट एंड फाइनल आप करके और बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है वैसे वैसे थिंकिंग कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज होती जाती है। जी जी जी। तो साइंस का बच्चा इस स्टेज पे, इस एज में आके कॉमर्स के टॉपिक को ना समझ सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। और साइंस के बच्चे तो वैसे भी मेहनती होते हैं, और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जिसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग और कैपेसिटी यानी एनालिटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड जिसके अंदर हो, उसको किसी भी सब्जेक्ट को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको CA की तरफ बढ़ना है तो बिस्मिल्लाह बढ़ें, लेकिन इसके अलावा जो मैंने और भी ऑप्शंस बताए हैं वो सारे ऑप्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं, उसकी तरफ भी निगाह जरूर ले जाइएगा। सर इन सवाल में एक चीज़ और है, जैसा इन्होंने कहा कि MSc के बाद में CA कर सकता हूँ, इसका स्कोप आपने बता दिया है फ्यूचर में जी। और फ्यूचर में स्कोप है, इसके साथ साथ ब्राइट फ्यूचर भी हो, उसके लिए क्या करना होगा इन्हें? देखिए CA अगर आप बन जाए तो फिर ब्राइट फ्यूचर के बारे में क्या सोचना ही नहीं है। ओके, CA बन जाएं, MBBS से आप डॉक्टर आप बन जाएं, MD MS कर लें, या आप IIT से इंजीनियरिंग कर लें, या निफ्ट में आप चले जाएं, तो आपका करियर ब्राइट तो होगा ही होगा इंशाल्लाह। चलिए बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलामुन अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। आई एम मोहम्मद अब्बास एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी। मोहम्मद अब्बास, आपका शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं कि आप कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं चैनल इनके साथ। और एक रिक्वेस्ट आपकी आई है कि सर ये जानना चाहते हैं फॉरेंसिक साइंस एंड देयर स्कोप इन फ्यूचर एंड फ्यूचर जॉब इन फॉरेंसिक साइंस में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू चैनल विन दैट इज कमिंग फ्रॉम हेवन फॉर द पीपल ऑफ टू गिव द प्रॉपर वे ऑफ लाइफ एंड मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एंड आपके रिक्वेस्ट पे सर नेक्स्ट एपिसोड आप वादा करिए कि मोहम्मद अब्बास की रिक्वेस्ट पे फॉरेंसिक साइंस करेंगे हम लोग। जी हाँ, मोहम्मद अब्बास, एक तो आप प्रोग्राम से हमेशा ही जुड़े रहते हैं। जी जी, आपका शुक्रिया, और आपके वालिदैन का शुक्रिया कि वो प्रोग्राम से आपको जोड़ के रखते हैं। और फॉरेंसिक साइंस के बारे में आपने यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन राइज़ किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक पूरा प्रोग्राम जो है फॉरेंसिक साइंस के बारे में बताएं बच्चों को। और आपने करियर के ऑप्शंस पूछे हैं, तो हम लोग ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। और आपके सवाल के सहारे उन बच्चों के लिए हम बताएंगे कि अगर आपको फॉरेंसिक साइंस का कोर्स करना है तो आपको कब से अपने आप को तैयार करना है। जी जी। और फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। हाँ। कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। जी, ठीक बस है, तो अब ये है कि सीरियल तो हम देखते हैं, CID बड़े शौक से सीरियल देखते हैं, लेकिन उसमें जो लोग एक्सपर्ट हैं वो कौन हैं, वो कैसे वहां पहुंचते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती हैं वो किसी केस को कैसे टैकल करती हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे। तो आपको अट्रैक्शन आएगा कि फॉरेंसिक साइंसेज में क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट फॉरेंसिक साइंस इन नेक्स्ट एपिसोड, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। साथ ही एक और सजेशन है कि अस्सलामुन अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। सर, आई वांट टू गिव सम सजेशन। सर, प्लीज़ डू अ प्रोग्राम ऑन CCC सर्टिफिकेट कोर्स एंड व्हाट जॉब अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई कोर्स करके अपने आप को जॉब में ले आएँ। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत जल्दी से जॉब में एस्टैब्लिशमेंट के, जॉब पाने के लिए। तो इंशाल्लाह कंप्यूटर फील्ड या इसके अलावा और भी जो दीगर फील्ड हैं उसमें जितने भी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उस पर भी एक प्रोग्राम हम लोग करके सारे बच्चों को ज़रूर बताएंगे कि 10th के बाद अगर कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 12th के बाद कौन सा कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में भी एक डिटेल प्रोग्राम हम लोग यहाँ से ज़रूर करेंगे। एक और सवाल है। अस्सलामुन अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, पुलिस बनना चाहती हूँ जी, इसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बस आप ठीक से पढ़ाई करें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लें आप, फिजिकल फिटनेस अपनी अच्छी रखें, स्पोर्ट्स वगैरह रनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पुलिस सर्विसेज के एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं, सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए फॉर्म निकलते हैं, उसको फिल करें। एंट्रेंस की तैयारी के लिए इंग्लिश और 10th तक की मैथ्स अच्छी रखें और तैयार अपने आप को करके, मैंने जैसे बताया कि फिजिकल फिटनेस आपका अच्छा होना चाहिए। और हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट सदैव तट पर रहने की क्षमता होनी चाहिए, जाहिर है, क्योंकि सर्विस टू द ह्यूमैनिटी वो भी है। तो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस का एक प्रोग्राम किया था यूट्यूब पे, आप कामयाबी के रास्ते का वो प्रोग्राम ज़रूर सर्च कीजिएगा।
क्योंकि हर जगह के जो पुलिस रिक्रूटमेंट के जो तरीके होते हैं लगभग एक ही जैसे। Okay. और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा वाइज अलग अलग थोड़ा सा होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो रिटन पेपर होता है उसके सिलेबस का स्लाइट डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है वो तकरीबन सेम होता है। पुलिस कहीं भी हो, काम तो सेम ही करना है, तो फिजिकल फिटनेस का वो टेस्ट एक जैसा होता है। तो फिजिकली फिट रहें, अपने आप को रखें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, ग्रेजुएशन करें और उसके बाद जिस स्टेट में वहाँ के पुलिस सर्विसेज का एग्जाम आप फेस करें। ओके, थैंक यू सो मच नाजरीन, आपने सवालात भेजे और आज के एपिसोड में सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना जहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस आती है, एप्लीकेशंस आते हैं जो आपको भरना रहता है, उसके बारे में सर ने आपको डिटेल में प्रोग्राम में बताया। सर बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड फॉरेंसिक साइंस इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com, साथ ही व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9619667578 पर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेंसिक साइंस।